सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। बच्चों, बही खाता तथा लेखा शास्त्र में अध्याय 1 पुस्तपालन लेखांकन के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता वाणिज्य राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुस्तपालन और लेखांकन अध्याय के अंतर्गत लेखांकन की भूमिका, प्रणाली, आधार, शाखाएं या उनके कौन कौन से उपयोगकर्ता हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखें कि पिछले भाग में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने बच्चों पिछले भाग में पुस्तपालन और लेखांकन के इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कब से इसकी शुरुआत हुई है। ये संक्षेप में हम लोगों ने स्टडी की थी। इसके बाद फिर पुस्तपालन का आशय हम लोगों ने देखा था कि ये सौदों को लिखने की प्रक्रिया है। फिर इसके बाद लेखांकन को हम लोगों ने देखा था कि पुस्तपालन की जो गतिविधियां हैं वो लेखांकन में होती हैं और इसका लेखांकन में समरी बनाना, फिर समरी का मतलब आय विवरण और स्थिति विवरण बनाना, फिर उसका विश्लेषण करना और सूचनाओं का संप्रेषण करना, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद फिर पुस्तपालन और लेखांकन की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर इसके उद्देश्य क्या हैं और इसको पूरी प्रक्रिया के रूप में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पूरे वर्ष भर लेखांकन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, लेखांकन की प्रक्रिया के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग अध्ययन करेंगे, वो हमारा चर्चा का विषय है, वो है लेखांकन की भूमिका क्या है या महत्व क्या है इसका। फिर हम देखेंगे कि लेखांकन की शाखाएं क्या है, जिसे हम स्वरूप भी कहते हैं, कि लेखांकन का स्वरूप क्या होगा। इसके बाद लेखांकन की प्रणाली, कौन कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर हम लेखा करते हैं। तो वो 4 प्रणाली हैं, उनके बारे में संक्षेप में जानेंगे। बाद में ये सब आपको चैप्टर के रूप में मिलेंगी, अध्याय के रूप में मिलेंगी, एक विशेष अध्याय के रूप में हम उनको पढ़ेंगे बाद में। फिर लेखांकन आधार, किन आधारों पे हम लेखा करते हैं, वो हम लेखांकन प्रविष्टि देखेंगे कि रोकड़ आधार पर करते हैं या फिर उपार्जन आधार पर करते हैं। 2 आधार हमारे होते हैं, इनका भी हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद फिर लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, पिछले भाग से आप लोग देख रहे हैं कि हम संप्रेषण करते हैं लेखांकन सूचनाओं का, कि उनके उपयोगकर्ता को। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से उपयोगकर्ता हैं जिनको कि लेखांकन सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी बातों को हम देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि लेखांकन की भूमिका क्या होती है। तो व्यवसाय की भाषा होती है लेखांकन। तो ऐसे में बहुत बड़ा रोल होता है व्यवसाय में, क्योंकि सारी जानकारी, सारा लेखा, सारी रिकॉर्डिंग, सारा हिसाब किताब करना, सारा कार्य वो लेखांकन का ही होता है। व्यवसाय में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्राप्त करनी हो, वो अकाउंट डिपार्टमेंट ही उसे प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सभी तरह की रिकॉर्डिंग का दायित्व जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होता है और वो पूरी तरीके से जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो करता है। तो इसलिए व्यवसाय में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें रोल अगर होता है तो वो अकाउंट्स का होता है बच्चों, लेखांकन का होता है, जो व्यवसाय में भावी नीतियों का निर्माण करना या फिर वर्तमान नीतियों का परिपालन करना या फिर विधियों का सिलेक्शन करना, इन सभी में अब हमारा लेखांकन ही प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये व्यवसाय की भाषा होती है। पहली भूमिका जो हमारी है, पहला जो महत्व हमारा है, ये है कि ये व्यवसाय की भाषा होती है। ये व्यवसाय से संबंधित इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रदान करती है। जो भी इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वो प्रोवाइड करती है, या सूचना तंत्र के रूप में ये सूचनाओं का
संप्रेषण करती है, तो ये एक तरीके से व्यवसाय की भाषा होती है। आप अकाउंट्स में सारी चीज़ें आप जान लेंगे कि व्यवसाय किस तरीके से चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या उसकी नीतियाँ क्या हैं, ठीक है, भविष्य क्या है उसका, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे व्यवसाय लेखांकन से। इसके बाद बच्चों हमारा अगला स्टेप है वो है ऐतिहासिक अभिलेखन। ऐतिहासिक अभिलेखन का मतलब होता है कि हम प्रारंभ से ही सभी चीज़ों को, सभी घटनाओं को तिथिवार, क्रमवार बाकायदा उनका हिसाब किताब रखते हैं। तो लेखांकन के अंतर्गत सभी घटनाओं का जो आर्थिक होती हैं, जो वित्तीय प्रकृति की होती हैं, जिनको मुद्रा में लिखा जा सकता है, उन सभी को हम जो है इसमें लिखते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा दायित्व होता है लेखांकन का कि व्यवसाय से सभी संबंधित सभी सौदों को लिखना। वर्तमान आर्थिक वास्तविकता, बच्चों वर्तमान आर्थिक वास्तविकता में ये है कि ये सभी सौदों को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद परिणाम निकालते हैं हम उसका कि एक समय से दूसरे समय में जब हम परिवर्तित होता है तो व्यवसाय में किस तरह का परिवर्तन होता है, इसका वास्तविक लेखा जो है या वास्तविक इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग ही आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो आर्थिक वास्तविक सूचनाएं हैं वो हमें लेखांकन के द्वारा ही मिलती हैं। सूचना तंत्र के रूप में ये कैसे काम करता है, अगली भूमिका जो हमारी है लेखांकन की है वो है सूचना तंत्र के रूप में काम करना। तो सूचना तंत्र के रूप में ये कैसे काम करती है वो बच्चों हम आपको बताते हैं कि लेखाकार जो अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट जो हमारा है वो सारी सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है। यानी एक तरीके से अकाउंटेंट से सभी प्रकार के जो उपयोगकर्ता हैं उनसे उनका संबंध स्थापित होता है। तो एक तरीके से ये सूचना तंत्र के रूप में काम करता है। यानी लेखांकन लोगों को सूचनाएं प्रोवाइड करता है तो उनके बीच में संबंध स्थापित होता है और ये संबंध एक तरीके से सूचना तंत्र का निर्माण करता है। तो लेखांकन की एक भूमिका ये भी है कि सूचना तंत्र के रूप में कार्य करना। और लास्ट में है बच्चों कि उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना। यानी जो इनके उपयोगकर्ता हैं, उपयोगकर्ता में चाहे लेनदार हो, चाहे व्यवसाय का स्वामी हो, चाहे व्यवसाय का अंशधारी हो, या फिर बैंक है जो वित्त प्रदान करता है, तो इन सभी का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो उनके उपयोगकर्ताओं को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को प्रदान करना, ये लेखांकन का कार्य होता है। तो लेखांकन जो है वो उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है, उन्हें सूचनाएं प्रदान करके। तो ये बच्चों हमारे अकाउंटिंग का रोल है कि किस तरीके से वो पूरे व्यवसाय में उसकी भूमिका होती है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों अब लेखांकन का स्वरूप। लेखांकन बच्चों अकॉर्डिंग टू नीड या ज़रूरत या आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शाखाओं में विभाजित है। तो जैसी इंफॉर्मेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा प्रोसेसिंग करके वो सूचनाएं प्रदान करता है। तो सब इनके हम शाखाओं की बात करें तो ये सबसे पहली हमारी है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया है वो सब वित्तीय लेखांकन के बारे में ही डिस्कशन किया है। यानी सौदों की पहचान करना, फिर उनका मुद्रा में मापन करना, फिर उनका लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश बनाना, आय विवरण, स्थिति विवरण, फिर उनका विश्लेषण करना, निर्वचन, और उसके बाद फिर निर्णयों को सूचित करना या निर्णायकों को इन्फॉर्मेशन देना और लिए गए निर्णय को लागू करना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत ही पढ़ा है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है हमारा 11th का बही खाता और लेखा शास्त्र, वो वित्तीय लेखांकन से ही संबंधित है। लागत लेखांकन को आप और या अन्य लेखांकन को आप आगे के कक्षाओं में या आगे के विषयों में आप पढ़ेंगे। तो अभी इनके बारे में हम संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लागत लेखांकन बच्चों निर्माणी संस्थाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वो वित्तीय लेखांकन भी प्रयोग करते हैं और लागत लेखांकन भी, क्योंकि उनके यहाँ वस्तुओं का निर्माण होता है। और वित्तीय लेखांकन व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ निर्माण कार्य नहीं होते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जहाँ पर
आपका निर्माणी संस्थाएं हैं, वहाँ पर दोनों तरह के लेखांकन या हम कहें सभी तरह के लेखांकन की ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं। जैसी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं। तो लागत लेखांकन में बच्चों वस्तु की निर्माण लागत कितनी होती है इसका गणना की जाती है। उनका मूल्य क्या होगा, मूल्य का निर्धारण वो लागत लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है कि किस मूल्य पर वस्तु विक्रय की जाए। तो इन सभी चीज़ों का जो निर्धारण है वो लागत लेखांकन के अंतर्गत बच्चों किया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन जो होता है बच्चों, वो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन का मिला जुला स्वरूप है। यानी जो प्रबंधकों को जिस तरह की सूचनाओं की ज़रूरत होती है, तो प्रबंधकों को वित्तीय लेखांकन की भी ज़रूरत होती है बच्चों, और लागत लेखांकन की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए दोनों का जो मिला जुला स्वरूप होता है हमारा, वो प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है। यानी इस लेखांकन के अंतर्गत हम लोग प्रबंधकों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके अंतर्गत जो भी उनको सूचनाएं चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसे संक्षेप में हम कहें बच्चों कि जो भी प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए या व्यवसाय को चलाने के लिए जिस तरह की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उनके आधार पर जो लेखांकन प्रक्रिया है वो आपकी प्रबंधकीय लेखांकन होती है। कर लेखांकन बच्चों, कर आयकर है, वस्तु और सेवा कर है, बिक्री कर है, ये तरह तरह के जो कर के स्वरूप हैं, इनकी गणना करना, इनका भुगतान करना समय समय पर, इन से संबंधित जो हम अभिलेखन करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं या लेखा करते हैं या डेटा तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कर लेखांकन के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट में है बच्चों कि मानवीय संसाधन लेखांकन। तो मानवीय संसाधन लेखांकन में देखते हैं जैसे बच्चों मशीन का मूल्य होता है, मूल्यांकन किया जाता है, फर्नीचर का मूल्यांकन हम लोग करते हैं या पूंजी का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हम मानवीय जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका भी वो भी व्यवसाय की संपत्ति होते हैं, तो उनका भी मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, उनकी क्या क्या से वो शर्तें होती हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनका मूल्यांकन क्या क्या होगा, उन सारी चीज़ें यानी जो मानव संसाधन है उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी हैं वो सारी चीज़ें जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उनका एक मूल्यांकन विधि स्थापित करते हैं, तो वो हमारा मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये हो गई हमारी लेखांकन की मुख्य शाखाएं। अब हम बात करेंगे बच्चों लेखांकन प्रणाली की। लेखांकन प्रणाली वो होती है जिसके आधार पर हम सौदों को लिखते हैं और खाते बनाते हैं। तो इसमें हमारी 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। नंबर 1 है इकहरा लेखा प्रणाली। इसको हम इनकम्प्लीट सिस्टम भी कहते हैं, अपूर्ण भी कहते हैं। ये छोटे व्यवसायी इसको अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से खाते बना लेते हैं। जैसे कि जिनको वो उधार विक्रय करते हैं, उधार विक्रय जिनको करते हैं, जिनको हम व्यवसाय की भाषा में देनदार कहते हैं, उनका खाता बना लिया। या जहाँ से वो उधार खरीद करके लाते हैं, जिनको हम व्यवसाय की भाषा में लेनदार कहते हैं, उनका रिकॉर्ड बना लिया। रोकड़ का हिसाब किताब बना लिया। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सभी खाते ना बना करके कुछ खाते बनाकर जब व्यवसाय का संचालन करते हैं, तो ऐसी लेखा प्रणाली बच्चों हमारी इकहरा लेखा प्रणाली होती है। ये अपूर्ण होती है लेकिन उन व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करती है। उसी के आधार पे वो लाभ का पूर्वानुमान करते हैं और उनकी गणना करते हैं। लेकिन बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है ये पूरी तरह साइंटिफिक होती है। इसमें हम सौदों के दोनों पक्षों का लेखा करते हैं। दोनों पक्षों का मतलब एक सौदे के 2 पक्ष होते हैं, एक लेनदार और एक देनदार। अकेला कोई भी सौदा जो है वो नहीं होता है, 2 पक्षों के बीच में ही सौदा होता है। तो लेनदार और देनदार दोनों के एस्पेक्ट का जब हम लेखा करते हैं तो हम उसे जो है दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मशीन हमने नकद खरीदी, तो मशीन नकद जब खरीदेंगे तो फिर व्यवसाय में मशीन आएगी, स्थापित होगी और रोकड़ हमारे व्यवसाय से जाएगी। तो जब व्यवसाय से रोकड़ हमारी कम होगी तो रोकड़ प्रभावित हुआ, मशीन का हुआ, तो एक मशीन अकाउंट में हम लेखा करेंगे और दूसरा रोकड़ खाते में हम लेखा करेंगे। तो इस तरीके से एक ही सौदे के दोनों पक्षों का हमने लेखा किया। 2 बार हम लेखा नहीं करते बच्चों, दोनों पक्षों में हम लेखा करते हैं। ये पूरी तरह साइंटिफिक होती है और सभी प्रकार की कानूनी मान्यताओं से परिपूर्ण है। इसीलिए इस विधि का
प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और बड़े व्यवसाय में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनमें दोहरा लेखा प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे रोकड़ लेखा प्रणाली। रोकड़ लेखा प्रणाली कैश सिस्टम उनके यहाँ होता है जिनके यहाँ किसी भी तरह का उधार ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ऐसे व्यवसाय जिनके यहाँ कोई उधार ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो ये ज़्यादातर सेवाएं प्रदान करने वाली होती हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे पास एक वस्तुओं का व्यवसाय होता है और एक सेवाओं का होता है। तो दो तरीके से होते हैं। वस्तु जिनको हम देख सकते हैं, आप जैसे फर्नीचर का व्यवसाय है, चावल का व्यवसाय है, ठीक है, तो इन सभी का हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे होटल में व्यवसाय या फिर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बच्चों, या फिर हम कहते हैं वकील के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, तो इनका जो व्यवसाय होता है इसमें आपको किसी फिजिकल वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। आप जाएंगे, भुगतान करेंगे और एक आत्मसंतुष्टि लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सौदा हुआ लेकिन किसी भी फिजिकल वस्तु का मूवमेंट नहीं आया। तो व्यवसाय जो हमारा होता है वो वस्तु और सेवा का होता है। इसीलिए बच्चों अभी जो हमारा कर प्रणाली में सुधार आया उसका नाम रखा गया वस्तु और सेवा कर, ठीक है। उसमें वस्तुओं का भी आ जाएगा और जो सेवाओं पर टैक्स होगा वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोकड़ लेखा प्रणाली की। तो ऐसे व्यवसाय उधार सौदे नहीं करते। जैसे बच्चों ट्रांसपोर्ट है, आपको बस से कहीं जाना है, सरकारी बस से, या फिर रेलवे में आपको सफ़र करना है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उधार नहीं चलता है। या फिर किसी डॉक्टर से आप सेवा ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई उधार आपका नहीं होता है। या हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उधार नहीं चलता है। तो ऐसे व्यवसाय जो होते हैं वो नकद आधार पर होते हैं। तो इनके यहाँ जो सिस्टम अपनाया जाता है वो हमारा रोकड़ लेखा प्रणाली अपनाया जाता है, क्योंकि इनका उधार का कोई सौदा नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि भारतीय बहीखाता प्रणाली। भारतीय बहीखाता प्रणाली जो हमारे यहाँ पहले से चलती चली आ रही है, यानी जो धर्म पर आधारित होती है, जो भारत की अपनी देसी व्यवस्था है, जिसमें कि अमाउंट पहले लिखा जाता है, उसका विवरण बाद में लिखा जाता है, ऊपर धर्म के, ये दोहरा लेखा प्रणाली से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसी तरीके से इसमें बहियाँ बनती हैं, नकल बही बनती है, नाम नकल बही, इस तरह से उनका देसी नाम होता है जो बच्चों हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भारतीय प्रवृत्ति में जो उनके व्यवसायियों के द्वारा अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया गया जो है वो भारतीय बहीखाता प्रणाली अपनाया गया। लेकिन वर्तमान में अब दोहरा लेखा प्रणाली का ही चलन है और इसी प्रणाली को सब व्यवसाय या व्यवसायी लागू करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों लेखांकन आधार की। तो लेखांकन आधार हमारा दो तरह का है, मतलब जो लेखा हम करते हैं वो दो आधार पे करते हैं। एक नगद आधार पे करते हैं और एक नगद और उधार आधार पे करते हैं। यानी इसमें जब समय नगद आधार पे क्या होता है, कैश बेसिस में, कि जब सौदे हमारे नगद आएगा तो हम एंट्री करेंगे और नगद पे भुगतान करेंगे तब हम प्रविष्टि करेंगे। लेकिन उपार्जन आधार में क्या होता है बच्चों कि जब सौदा हमारा हो जाए, चाहे नगद प्राप्त हो चाहे ना हो, तो उस आधार पे इसमें हम सौदे को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए इसको हम उधार विधि भी कह लेते हैं। यानी इसमें नगद हो आए तो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उधार हो रहा है तो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो उधार हमें चाहे जब उसकी वसूली हो इसको हम ध्यान में नहीं रखते, जैसे ही सौदा हमारा हुआ उसी के तुरंत बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये दो हमारे लिखने की व्यवस्थाएं हैं। एक हमारा रोकड़ आधार है और दूसरा हमारा उपार्जन आधार है, जिसको हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस कहते हैं। एक में हम नगद प्राप्ति पर और नगद भुगतान पे ही प्रविष्टि करते हैं और एक में हम नगद और उधार जैसी सिचुएशन होती है, जैसे ही सौदा होता है तुरंत हम करते हैं। तो वर्तमान में उपार्जन आधार ही हमारा ज़्यादा प्रचलित है और इसी के आधार पे सभी व्यवसायों में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी सौदों को लिखने का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए,
यानी कि जिनको व्यवसाय से संबंधित जरूरत वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके आधार पे। तो अगर किसी को व्यवसाय से संबंधित सूचना चाहिए, इसका मतलब व्यवसाय से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर होगा बच्चों, इसीलिए उनको हम उपयोगकर्ता कहते हैं। तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? व्यवसाय के स्वामी को चाहिए। व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय से संबंधित सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यवसाय में उसकी पूंजी लगी होती है। तो जिन व्यक्तियों की व्यवसाय में पूंजी लगी होती है उन्हें हम बच्चों अंशधारी कहते हैं। ये बड़े व्यवसाय के केस में है। एकल व्यवसाय, साझेदारी में अलग अलग उनको हम देखते हैं। अगर व्यवसाय किसी एक व्यक्ति ने स्थापित किया है तो वहाँ पे एक व्यवसायी होगा, तो वो ही उसका मेन स्वामी होगा अकेला, इसीलिए उसको एकल व्यवसाय कहते हैं। लेकिन साझेदारी में एक से अधिक स्वामी होते हैं तो उनको हम साझेदार कहते हैं। लेकिन एक कंपनी की दशा में जहाँ पे स्वामियों की संख्या ज़्यादा होती है उनको हम अंशधारी कहते हैं, और अंशधारियों को कंपनी के संचालन की पूरी जानकारी होती है, तो इसलिए वो समय समय पर सूचनाएं डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और अकाउंट उन्हें ये सूचनाएं प्रदान करता है। तो इसमें दो तरह के निवेशक होते हैं। एक तो वो हैं जो वर्तमान में उस पर्टिकुलर व्यवसाय के स्वामी हैं यानी अंशधारी हैं, और एक हैं वो जो उस व्यवसाय में इंटरेस्टेड हैं और भविष्य में जब भी उनका शेयर इशू होगा या अंश निर्गमित होगा बच्चों, या पूंजी के लिए अभी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई इस व्यवसाय में आप पर्टिकुलर अपनी पूंजी लगा सकते हो, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं भावी निवेशक, जो उस व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं और व्यवसाय के स्वामी या अंशधारी बनना चाहते हैं। तो इन दोनों लोगों को, चाहे वो वर्तमान निवेशक हों और चाहे भावी निवेशक हों, यानी दोनों तरह के कंडीशन में जो है वो अकाउंट की जानकारी, उनको व्यवसाय की जानकारी चाहिए होती है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं लेनदार की। लेनदार में देखिए कौन कौन से लोग हैं जिनको हम लेनदार कहते हैं। मेन जो हम कहते हैं लेनदार, वो कहते हैं उधार माल आपूर्तिकर्ता, उनको हम टर्म में लेते हैं। लेकिन ये सभी तरह के ये लेनदार होते हैं। ये बैंक है जो हमें धन प्रोवाइड करता है, ऋण देता है। वित्तीय संस्थान भी हमको ऋण देते हैं। ऋण पत्र धारक जनता होती है। कंपनी सीधे जनता से जब ऋण लेती है तो उन्हें हम डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, और जो प्रमाण पत्र देती है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं जनता को। या आप डिटेल्ड स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल स्टडी भी करेंगे। और ऋणदाता वो होते हैं जो सीधे व्यवसाय को ऋण देते हैं। और उधार माल आपूर्तिकर्ता ये भी एक तरीके का लोन ही देते हैं, लेकिन ये नगद लोन नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? उधार माल आपूर्ति करते हैं, यानी व्यवसाय को माल की उधार सप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सब कहीं ना कहीं उधार देनदार वाले हैं। इन्हीं को हम लेनदार कहते हैं। लेनदार इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यवसाय से ये वापस अपना धन लेंगे, तो इसलिए इनको हम व्यवसाय की भाषा में लेनदार कहते हैं। कर अधिकारी, यानी कर अधिकारी व्यवसाय की जानकारी इसलिए उसको चाहिए कि व्यवसाय वास्तविक कर का भुगतान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसका जितना उसका कर दायित्व बनता है उतना कर दायित्व का निर्वहन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को वो हम देखेंगे। तो कर अधिकारी को जिस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बच्चों नियमन एजेंसी। नियमन एजेंसी वो होती हैं जो जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हित व्यवसाय से जुड़ा होता है। जैसे कंपनी मामलों का विभाग, वो देखता है कि नियमों, कंपनी अधिनियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो नीतियां बनी हैं उनका वो लागू हो रही कि नहीं हो रही हैं। कंपनी रजिस्ट्रार ये देखता है कि पूंजी की जो व्यवस्था है, जो पूंजी का रजिस्ट्रेशन है, उससे संबंधित जो सिस्टम है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो लेखा है वो हो रहा है नहीं हुआ सही तरीके से। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम बच्चों कहते हैं सेबी, जो शेयर बाजार का नियमन और संचालन करता है, उसे व्यवसाय की ज़रूरत होती है। व्यवसाय के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि भाई व्यवसाय के जो अंशों की कीमत है या उनके जो वास्तविक स्थिति है वो कैसी है। तो इस तरीके जैसी सेबी को आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन लेता है। व्यापारिक संघ, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज,
इन सभी को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वैसी वो व्यवसाय से जानकारी एकत्र करते हैं। और ग्राहक या ग्राहकों का रजिस्टर्ड कोई संघ है तो वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है कि वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी है या उस पर क्वालिटी से संबंधित जो भी उस पर जो नियमन होता है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है। तो बच्चों, ये नियमन एजेंसीज़ हैं जो हमारे खातों के बारे में या लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं, इसीलिए इनको हम लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता के रूप में कहते हैं। इसके बाद प्रबंध सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इन्हें हम आंतरिक सूचना का उपयोगकर्ता भी कहते हैं क्योंकि ये व्यवसाय से ही जुड़े होते हैं और इन्हें व्यवसाय को संचालित करने के लिए समय समय पर सूचनाएं आवश्यक होती हैं। तो ये सूचनाएं लेखांकन विभाग प्रोवाइड करता है। तो लेखांकन की सबसे ज़्यादा जानकारी प्रबंधकों को ही होती है जिनके आधार पर वो व्यवसाय का संचालन करते हैं बच्चों। इसके बाद फिर रिसर्चर्स यानी शोधकर्ता, जो किसी विषय पर शोध करते हैं तो उससे विषय से संबंधित डेटा कलेक्शन के लिए उन्हें उस व्यवसाय के इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, तो वो ये अकाउंट डिपार्टमेंट उन्हें इस तरह की डेटा प्रोवाइड करता है। तो ये लेखांकन सूचना के उपयोग करता है कि वर्तमान और भावी निवेशक, लेनदार, कर अधिकारी, नियमन एजेंसी और प्रबंध तथा शोधकर्ता। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने लेखांकन की भूमिका कि लेखांकन का रोल क्या है इसके बारे में स्टडी किया। लेखांकन के उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं, लेखांकन की प्रणाली कौन कौन सी है, 4 प्रणाली है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, और फिर लेखांकन आधार के बारे में हमने अध्ययन किया, तथा साथ में लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी हैं या लेखांकन का स्वरूप कौन सा है इस पर हमने अध्ययन किया। तो नोटबुक में इन सभी के बारे में डिटेल्ड आप बनाइए कि लेखांकन की भूमिका क्या है, उसको लिखिए। साथ में अगर आपको अतिरिक्त कंटेंट की आवश्यकता है तो आप दीक्षा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और दीक्षा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर अकाउंटेंसी बुक से आप कंटेंट ले करके इसको अच्छी तरीके से आप इसको नोटबुक में बनाएं। अगर और इसमें अधिक शंका समाधान अगर आपको है, ज़्यादा समाधान की ज़रूरत है, आपको नहीं कोई टॉपिक क्लियर हो पा रहा है, तो आप इस वीडियो को पुनः देखिए। कंटेंट ये माध्यमिक शिक्षा विभाग YouTube पर उपलब्ध है, उसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बार देखिए और उसको समझिए। फिर भी अगर कोई बिंदु रह जाता है, कोई शंका समाधान आपका रह जाता है, तो आप अपने शिक्षक से व्हाट्सएप के द्वारा या ई-लर्निंग के द्वारा आप संपर्क करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करिए, नोटबुक बनाइए और इसे अच्छी तरीके से याद करिए। धन्यवाद।